एंड सैलिनिटी, ये भी सॉइल डिग्रेडेशन की एक फॉर्म है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या होता है? बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सॉइल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था बड़ी डिटेल में, ये जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर, सॉइल पोर्स में वाटर होता है, ठीक है, इन सॉइल पोर्स। अच्छा, अब वाटर लॉगिंग में क्या होता है, इसकी तीन कंडीशंस हैं, इसकी थ्री प्री रेक्विजिट्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, माइक्रोब्स हैं, और ये प्लांट की रूट्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो इसके थ्री प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर आपके सॉइल पोर्स में चेंज आ रहा है या आपकी सॉइल वाटर लॉग्ड हो रही है, फर्स्ट वन क्या होगा, टू मच वाटर। अगर बहुत ज्यादा वाटर हो जाए सॉइल पोर्स में, ठीक है, पानी ही पानी वहां पे हो जाए, मॉइस्चर लेवल वहां पे बहुत ज्यादा हो जाए। और सेकंड इसकी जो है, नो प्रॉपर एरिएशन। देखिए, जब पानी यहाँ पे आएगा ना, तो वो गैस को रिप्लेस करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस हैं उनको वो रिप्लेस करेगा। तो वहां पे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन वहां से खत्म होना शुरू होगी, तो वहां पे एन एरोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। और हमने पढ़ा है कि कैसे एन एरोबिक कंडीशंस हार्मफुल हैं, ठीक है। जब ये तीन कंडीशंस किसी भी सॉइल में हो जाएं, उसके स्ट्रक्चर में, वहां पे पानी ज्यादा आ जाए, किसी भी वजह से मॉइस्चर ज्यादा हो जाए, हम पढ़ते हैं अभी पढ़ेंगे किस वजह से आएगा और कैसे आ जाएगा। तो आपकी जो सॉइल है उसको हम बोलते हैं सॉइल सेचुरेट हो गई है। अब सॉइल सेचुरेट होना भी मैटर नहीं करता। सेचुरेट का मतलब होता है कि अब जो कैपेसिटी है सॉइल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की, उससे भी ज्यादा वो एक्सीड, किसी चीज की सेचुरेशन हो गई है, सेचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर। बट इन वाटर लॉगिंग कंडीशन इट लीड्स टू ओवर सेचुरेशन। जब आपकी सॉइल में वाटर, आपकी जो सॉइल है वो वाटर के साथ ओवर सेचुरेट हो जाए, तो हम कहते हैं वाटर लॉगिंग हो गई है, या आपकी जो सॉइल है वो वाटर लॉग्ड हो गई है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई? अब वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी बिल्कुल जो है वो पैरेलल से फिनोमिना है, पैरेलल प्रोसेस है। जहां पे भी वाटर लॉगिंग होती है, वहां पे बाद में सैलिनिटी होती है। वाटर लॉगिंग की समझ आ गई? सिंपल से वर्ड्स में हम वाटर लॉगिंग किसको कह सकते हैं? सिंपल वर्ड में हम कहते हैं अकामुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल, ठीक है। जमीन में पानी इकट्ठा हो गया, या पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है सॉइल के लिए, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए। सो अकामुलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज नाउन एज वाटर लॉगिंग, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैं सेलिनिटी डिस्कस करूंगी, क्योंकि इनको हमने साथ साथ पढ़ना है। सेलिनिटी सिंपल हम बोलते हैं अकामुलेशन ऑफ साल्ट्स। आपकी अब ये सॉइल में भी हो सकती है, वाटर में भी, ठीक है, अकामुलेशन ऑफ सॉरी साल्ट्स, ठीक है। किसमें? सॉइल में अगर हो गई है तो सॉइल सेलिनिटी बोलते हैं, और अगर वाटर में हो गई है तो वाटर सेलिनिटी इसको बोलते हैं। अब ये साल्ट्स कहाँ से आ जाते हैं, ये पानी कहाँ से आ जाता है, ये कैसे पैरेलल फिनोमिना है, ये हम अभी पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब भी वाटर लॉगिंग होती है ना, वाटर लॉगिंग मतलब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो आफ्टर 2 मंथ 15 डेज उसकी एक लिमिट सी होती है, क्योंकि उसके बाद वो पानी जरूर कहीं ना कहीं चला जाता है। या तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है, नीचे सीपेज के थ्रू, लीकेज के थ्रू इधर उधर चला जाएगा, या फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो पीछे वो क्या छोड़ जाता है? साल्ट्स। अब वाटर जो है वो फ्रेश वाटर तो है नहीं, फिल्टर्ड तो है नहीं, प्योर तो है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा साल्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट होता है, वो वहां पे रह जाता है। स्पेशली जब इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रही हो, स्पेशली जब किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, पहले वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग ऑलवेज लीड्स टू सैलिनिटी, उसके बाद सॉल्ट कम्युलेट हो जाता है, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जब वो पानी कहीं ना कहीं जाएगा, बाद में आपकी सॉइल सिंपली सलाइन बन जाएगी। अब आपको समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की? अभी हम इसका देखते हैं प्रोसेस, ये कैसे होता है।
अच्छा, हम यहाँ पे ना टेम्पररी प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे हैं, हम नेचुरल वाटर लॉग्ड सॉइल को डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ नेचुरली भी ऐसी सॉइल्स हैं जहाँ पे बहुत पानी होता है और वो वहां पे रहता है परमानेंट, जैसे मार्शेस हैं, या जो ओशंस के साथ साथ वाली जो लैंड है ना, वो हमेशा वाटर लॉग्ड रहती है। कुछ जैसे दलदले हैं, मार्शेस हैं, तो वहां पे हमेशा पानी होता है, वो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। और वहां पे साल्ट वाटर भी होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ साल्टी लेक्स भी होती हैं जो वैसे नेचुरली नमकीन पानी की नहरें हैं या झीलें हैं, ठीक है। तो उसमें नेचर वो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस की बात करेंगे और वो टेम्पररी होंगे। अच्छा, अब आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्रॉप्स लगी हुई है, और ये आपकी सॉइल है, और नीचे ये आपका पानी है, ठीक है, ये सारा ग्राउंड वाटर है। अब ये जो ग्राउंड वाटर है ना, ये हमेशा ऊपर उठ रहा होता है सीपेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पानी तो आ ही रहा है, कुछ ना कुछ, या बहुत स्लो नीचे से। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है इरिगेट। तो यहाँ पे लगा हुआ है ट्यूबवेल आपका, ठीक है, तो वो पानी आ रहा है फील्ड में। अब क्योंकि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये तभी पीछे से बंद होना है जब ये पूरा फील्ड भर जाएगा। हम टेम्पररी वाटर लॉगिंग की बात करने लगे हैं। तो यहाँ से भी पानी बहुत ज्यादा अकामुलेट हो रहा है सॉइल में, ठीक है, और यहाँ से हो रही है रेनफॉल। अब पहले वाला पानी ही इतना ज्यादा है कि वही सॉइल अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, तो यहाँ से भी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। होता क्या है कि इस पानी को जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है एक बार, या जब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो सबसे पहले तो होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इस पानी को ना ये क्रॉप्स ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है इवेपोट्रांसपायरेशन, जिसको हम बोलते हैं कि जो ट्रीज है या जो आपकी वेजिटेबल्स हैं या जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, वो पानी को जब एब्जॉर्ब करती है तो जितना उन्हें चाहिए होता है उसे यूटिलाइज कर लेती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो यहाँ से इवेपोरेट कर देती है, ठीक है, वो यहाँ पे इवेपोरेट करती रहती है। तो वो जो आपका वाटर है वो सारा एयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और नेचुरली सॉइल से भी पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है। इवन आपकी कैनाल्स, लेक्स, आपके ओशंस, जहां पे भी वाटर आपका है, स्टोर है, वो नेचुरली इवेपोरेट हो रहा होता है, आल्दो उसका इवेपोरेटिव रेट बहुत स्मॉल होता है। पहले तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, अब ये क्रॉप्स यहाँ पे लगी हुई है, ये उसको एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन यहाँ पे पानी मुसलसल है, तो ये एब्जॉर्ब करती रहेगी, करती रहेगी। जितना पानी एब्जॉर्ब होगा उतना पानी इवेपोरेट होगा, और तब तक इवेपोरेट होगा जहां जब तक यहाँ पे पानी नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ से जो पानी है वो लीकेज के थ्रू किसी और तरफ चला जाए, ठीक है, वो सारा इवेपोरेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? साल्ट्स। यहाँ पे साल्ट्स की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त कंडीशन क्या होगी? सेलिनिटी की, आपकी सॉइल सेलाइन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, इसकी हम इसमें हम कराची की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो कराची में बारिशें हुई, कराची रेनफॉल, बहुत ज्यादा इंटेंस रेनफॉल हुई, और वहां पे फ्लड भी आया, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक पानी खड़ा रहा कराची में। पहली सोइल हुई वाटर लॉग। अब जितनी भी अवेलेबल लैंड थी कराची में, वाटर लॉग के बाद वो सेलाइन हुई है, ठीक है। तो ये वाला इसमें एक प्रोसेस होता है जो ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है या टेम्पररी होता है, और ये मिसमैनेजमेंट ऑफ सॉइल से होता है, जब आप अपनी सॉइल को मैनेज नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, ठीक है। ज्यादातर ये फिनोमेना कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? क्रॉपिंग लैंड्स में, फार्मिंग लैंड्स में, इरिगेटेड लैंड्स में, अगर हम ह्यूमन इंड्यूस्ड वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी की बात करें, ठीक है। अब आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसकी काजेस की बात करें, तो काजेस क्लियर आपके सामने है। इसमें हम आराम से लिख सकते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके कैनाल्स का भी हो सकता है, और आपका ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है। ये जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सबब बनता है पानी को सीप करने का या लीक करने का, और वो आपकी सॉइल में ऐड होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो वाटर टेबल है, या सिंपली आप वाटर लेवल कह सकते
सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसका वाटर लेवल हाई होता रहता है और वो आपकी नॉर्मल सॉइल में ऐड होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। इसके अलावा आप ड्रेनेज सिस्टम को अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सरफेस रन ऑफ। जब किसी एरिया पे बारिश होती है, रेन होती है, या जब वहां पे फ्लड्स आते हैं, तो ये फील्ड है, पानी यहाँ से तो बह रहा होता है, ऑब्वियसली इसने गुजर जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ पानी पर्कुलेशन के थ्रू, पर्कुलेशन का मतलब होता है वर्टिकल जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, या वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल, इन द ग्राउंड वाटर। तो कुछ ना कुछ पानी पर्कुलेशन के थ्रू नीचे सॉइल में भी जा रहा होता है, जो आपकी सॉइल को वाटर लॉगिंग की तरफ लेके जा रहा होता है। इसके बाद ओवर इरिगेशन आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ओवर इरिगेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ये आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल में अगर आप लिखना चाहें तो इंटेंस रेनफॉल लिख सकते हैं, इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लड्स, ठीक है। ये आपकी कुछ सिंपल से काजेज है वाटर लॉगिंग वगैरह की। अगर हम वाटर लॉगिंग के इरोजन, एग्रीकल्चरल लॉस, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, आपका पानी एक दफा तो सॉइल में बहुत ज्यादा आ जाएगा, बट इन द लॉन्ग टर्म आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो वाटर शॉर्टेज आप लिख सकते हैं। तो यही आपने चार पांच जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये बिल्कुल बच्चों सेम है, बिल्कुल ठीक है। आपकी एग्रीकल्चर, आपकी लैंड डैमेज होगी, वहां पे क्रॉपिंग अच्छी तरह से नहीं होगी, वहां पे जो एनिमल्स का सर्वाइवल था उसको लॉस होगा, जो ह्यूमंस का सर्वाइवल था उसको लॉस होगा। लॉन्ग टर्म में आपकी लैंड खराब हो सकती है, हो सकता है वहां पे कुछ क्रॉप्स बाद में ग्रो ही ना कर सकें, एंड इन द लॉन्ग रन आपके वाटर के रिसोर्सेज डैमेज हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकते हैं। जब हम इसकी रेमेडियल मेजर की बात करेंगे कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन आप यही लिखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। आपको अपने ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है सो दैट वाटर लॉस ना हो, ठीक है, और वो आपकी सॉइल में ना जाए। अच्छा, इसके अलावा आपको इरिगेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, वो मैं आपको बताई है कौन सी लिखनी है। ड्रिप इरिगेशन मेंशन कर सकते हैं आप, या कोई भी एडवांस्ड इरिगेशन प्रैक्टिसेस लेके आए। इसके अलावा अगर आपकी कोई सॉइल सेलाइन हो गई है, तो उसको रिक्लेम करने के लिए या रिकवर करने के लिए आप सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स वहां पे लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल वेजिटेशन नहीं हो रही, तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स आप लगा सकते हैं वहां पे, जो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करें नेचुरली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सॉइल को रिकवर करने के लिए फ्रेश वाटर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेश वाटर जो होता है ये विदाउट साल्ट होता है, मतलब इसमें साल्ट नहीं होंगे। जब आप इसका एक्सेसिव फ्लो करवाएंगे अपनी लैंड से, तो साल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करके तो उनको रिमूव करके ले जाएगा। इस तरह पीछे आपकी लैंड क्लीन हो जाएगी या साल्ट फ्री हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल मेन्योर, एनिमल वेस्ट और कंपोस्ट। तो ऑर्गेनिक मैटर की जब डीकम्पोजिशन होती है, कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं, ठीक है, कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं, मटेरियल्स की जब ब्रेकडाउन होती है कुछ एसिडिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, और जो हमारे साल्ट है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पे उनको समहाउ न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सो दैट आपकी जो सॉइल है वो रिकवर हो जाए, वो बैलेंस कंडीशन में चले जाए दोबारा से। इसके अलावा आप एप्लीकेशन ऑफ, अगर ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक केमिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास अवेलेबल है जिप्सम की, आप इसमें एग्जांपल दे दें। ये एक एसिडिक कंपाउंड है जो एज अ फर्टिलाइजर फिर हम उस सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिससे सॉइल सेलिनिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये इसकी रेमेडियल मेजर्स हैं। और अगर अब हम थोड़ा अपर लेवल पे जाके बात करें, तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सेलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट था, सेल्फ इनिशिएटिव था बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो अभी तक इसकी जो अगर हम सक्सेस को डिस्कस करें,
इसकी सक्सेस को, तो अभी तक 7.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है उसको हम रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। और फर्दर इस पे काम जारी है, फर्दर वर्क इस पे हो रहा है, ठीक है। गॉट इट। अगर हम इस प्रोजेक्ट को इसी तरह फॉलो करते रहे या फंडिंग का इसमें प्रॉब्लम ना हुआ, तो हम पाकिस्तान में सॉइल सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के फर्दर प्रोजेक्ट्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द पाकिस्तान और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। ये तो था हमारा सॉइल सैलिनिटी। अच्छा जी। जी। अब अगर हम बात करें, बचो 1 मिनट। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सॉइल की जो डिफरेंट फॉर्म्स थी, वो छोटा सा एक टॉपिक रह गया इस सेक्शन का। अभी हम वो पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट। अच्छा, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, फिर वेस्ट क्या होता है? सॉलिड हमने इसलिए साथ लिखा है, सब्सटेंस के फॉर्म में लिक्विड या गैसियस वेस्ट को एज सच हम डिस्कस नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, बट वेस्ट की कुछ टाइप्स ऐसे भी हैं जिसमें हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल लिक्विड मटेरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। वेस्ट क्या होता है? एनी डिस्कार्डेड मटेरियल, कोई भी डिस्कार्डेड एनी दैट हैज सर्व्ड, जिसका काम अब खत्म हो चुका, जिस पर्पस के लिए वो था वो हम उससे ले चुके हैं, ठीक है। दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब वो इससे ज्यादा फायदे का नहीं है। दैट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस एंड इज नो लॉन्गर यूजफुल, इसको हम बोलते हैं वेस्ट। अब वेस्ट के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, और उसके कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं। वो कहाँ से आ रहा है, ये आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल वेस्ट। रेजिडेंशियल वेस्ट कहाँ से आ रहा होता है? हाउस होल्ड, इसको हाउस होल्ड वेस्ट भी बोलते हैं। आपकी कम्युनिटी से, हाउसेस से, फैमिलीज से जो वेस्ट जनरेट हो रहा होता है उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल वेस्ट। अच्छा, एक होता है म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट कहाँ से आ रहा होता है? ये पब्लिक वेस्ट होता है, इसको पब्लिक वेस्ट भी बोलते हैं। ये आपकी स्ट्रीट्स से, पार्क से, ठीक है, आपके बीचेस से, रोड्स से, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं। अच्छा, एक होता है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट आपके इंस्टीट्यूट्स जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे स्कूल्स, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। इसके अलावा कमर्शियल वेस्ट, मैं बहुत ज्यादा आपको इसकी कैटेगरीज सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि अगर 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता तो एटलीस्ट आप उसको जस्टिफाई कर सके, वरना ये 2-3 कैटेगरीज भी काफी होती हैं। अच्छा, कमर्शियल वेस्ट आपका कहाँ से जनरेट होता है? कमर्शियल सेक्टर से, जैसे होटल्स, जैसे रेस्टोरेंट्स, ठीक है, जैसे आपके मार्केट्स, तो ये सारा कमर्शियल वेस्ट होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब। इसके अलावा है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट सारा आपकी जो एग्री लैंड्स हैं वहां से आएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी है ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, जिसमें आपके डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें आप कह सकते हैं, ठीक है जी। एंड पे आप ऑर्कर्ड फार्म, जो फार्म्स, गार्डन्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इवन आप इसमें डेयरी फार्म्स भी मेंशन कर सकते हैं, बल्कि मेंशन करने हैं।
ठीक है, जो भी आपकी डेयरी साइट्स हैं जहां से एनिमल वगैरह का वेस्ट आता है, लाइव स्टॉक सेक्टर से, ठीक है। ये आपकी सिंपल होगी वेस्ट की टाइप्स। इन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि वेस्ट आपका कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है, या अगर सॉलिड वेस्ट जनरेशन पे बात करें तो ये आप इसमें ये इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम और डिफरेंट क्लासिफिकेशन वेस्ट के देखें ऑन द बेस ऑफ देयर कंपोजिशन, ऑन द बेस ऑफ देयर रिसाइकलिंग, ठीक है, इसके हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन। सॉरी, यहाँ पे जी आएगा, डिग्रेडेशन, यस, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल, आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो डिग्रेड हो रहा है या नहीं, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है या नहीं, मतलब वो आपकी सॉइल में रह तो नहीं जाएगा, हार्मफुल तो नहीं होगा, या माइक्रोब्स वगैरह उसको डिग्रेड कर देंगे। तो इसको फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल में आप कौन सा वेस्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे? किचन वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो फार्म्स से आपका वेस्ट आता है, अगर उसमें लीव्स हैं, कुछ प्लांट्स का मटेरियल है, कोई किचन वेस्ट है, ठीक है। आपके घरों से कुछ वेस्ट अगर जनरेट हो रहा होता है एग्रीकल्चर फार्म से, मतलब इन अदर वर्ड्स जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी कह सकते हैं, तो वो आपका डिग्रेड हो जाएगा, उसके ऊपर माइक्रोब्स वगैरह काम करेंगे तो वो खत्म हो सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है आपके पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे रबर्स है, ये ज्यादातर फैक्ट्रीज से आता है, इंडस्ट्रीज से, लेदर इन द इंडस्ट्रीज से, इसमें कुछ सॉल्वेंट्स हैं, ये हॉस्पिटल्स से आता है, ये लेबोरेटरीज से आता है, ये सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग, जो रिसाइकल हो जाता है। अब इसमें सेम वही चीजें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। रिसाइकलेबल एक हम लिखेंगे। अच्छा, रिसाइकलेबल कौन से मटेरियल्स होते हैं? एवरीवन नो, पेपर, ठीक है, जो आपके ग्लास है, इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं जो आपके रिसाइकल हो सकते हैं। कुछ प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक की कुछ फार्म्स भी ऐसी हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल में अब यही फूड कंटेनर्स हैं, ठीक है, आपके रिसाइकल नहीं हो सकते। अच्छा, आपके इसमें कुकिंग वेयर्स हैं, इसके अलावा लाइट बल्ब्स, मतलब जितना भी ई वेस्ट है आपका वो भी नॉन रिसाइकलेबल इसमें आ जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, कि वो जो जो वेस्ट है वो कितना टॉक्सिक है, वो कितना हार्मफुल है, वो कितना हैजर्डियस है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, हैजर्डियस वेस्ट और नॉन हैजर्डियस वेस्ट, ठीक है। हैजर्डियस वेस्ट जो होता है दैट का थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सिंपल आप ये लिख लें कि इससे थ्रेट है टू ह्यूमन लाइफ, ये बहुत हार्मफुल है, बहुत थ्रेटनिंग है ह्यूमन लाइफ के लिए। और जो नॉन हैजर्डियस है ना, उसमें ये आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल, ये दोनों कैटेगरीज नॉन हैजर्डियस में आ जाएंगी। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइकलेबल है, ये दोनों कैटेगरीज हैजर्डियस में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अच्छा जी, अब हम देखते हैं थोड़ा सा हैजर्डियस वेस्ट को। हैजर्डियस वेस्ट क्या होता है? इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ वेस्ट है जिसको हमने स्पेसिफिक कर दिया है कि ये आपका हैजर्डियस वेस्ट है, और वो किसने किया है? ईपीए ने, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगर 5 करेक्टरिस्टिक्स किसी वेस्ट में पाई जाती हैं, 4 to 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हैजर्डियस वेस्ट होगा। वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट वन, इग्नेटेबिलिटी। जो इग्नेटेबल वेस्ट है ना आपका, इसका क्या मतलब होता है? फ्लेमेबल, जिसको आग लग सके, जो खुद ब खुद आग पकड़ सके, फायर कैच कर ले, ठीक है, तो उसको कहते हैं वो फ्लेमेबल
मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो फ्यूम्स कैच कर लेते हैं, लिबॉर्टरीज में ज्यादातर होते हैं। अगर वो स्पिल कर जाएं और वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो तो उनको खुद से आग लग जाती है, वो खुद से जलने लग जाते हैं, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं मुसलसल, जिसकी वजह से वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि आग वहां पे लग जाए। अच्छा, इसमें कुछ गैसेस आती हैं जो उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब होने का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन होती है, वो प्रोन होती है कि उनको आग लग सके। इसके अलावा कुछ सॉलिड्स भी इसमें आते हैं जो कंबस्चनेबल होते हैं, जिनमें कंबस्चन की रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब जो जलने लगते हैं अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए या अगर वहां पे टेम्परेचर हाई हो। सेकंड एपीएन जो करेक्टरिस्टिक इसकी है वो है कोरोसिविटी। क्रोसिविटी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर किसी चीज को ना, कोई चीज डैमेज हो रही है, किसी चीज को जंग लग रहा है, ठीक है, किसी रस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, उसकी सरफेस खराब हो रही है किसी चीज की, या वो किसी चीज को डैमेज कर रही है, उसकी शेप को, उसकी लुक को, उसका ऊपर वाला मटेरियल अगर वो डैमेज कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आता है? क्रोसिव मटेरियल्स कैसे होते हैं? वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये करोसिव होते हैं। अब ये मटेरियल्स जिन कंटेनर्स में हम रखते हैं, ठीक है, या जिस जगह पे भी हम रखें, तो वो उसको डैमेज कर देते हैं, उस मटेरियल को डैमेज करते हैं। तो फिर हम इसको हैजर्डियस वेस्ट में शामिल करेंगे। अगर हम इसको डिस्कार्ड करते हैं तो ये सेफ नहीं है, कहीं भी आप इनको डिस्कार्ड करें, उस जगह को, उस मटेरियल को ये डैमेज करेंगे, तो ये हमारा हैजर्डियस वेस्ट बन जाता है। ठीक है, कंटेनर आपके लीक कर सकते हैं, वो सॉइल आपकी सारी खराब हो सकती है, वहां से लीक करके आपका जो वेस्ट है वो आपके वाटर में जा सकता है, नियर बाय फार्म्स में जा सकता है। ठीक है, तो ये वेस्ट फिर हमारे लिए हैजर्डियस बन जाता है। आप इसमें बैटरी एसिड्स की एग्जांपल दे सकते हैं, जो आजकल हम यूपीएस वगैरह में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारे एसी में आई गेस कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिसमें हम कुछ एसिड्स और बेस यूज कर रहे होते हैं, बाद में हम इसको वेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हैजर्डियस वेस्ट बन जाता है। इसमें आप ई वेस्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी दो फॉर्म्स हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे थर्ड कैटेगरी लिखते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कुछ सॉलिड ऐसा होता है जो इनस्टेबल नहीं होता, अपनी फॉर्म में वो नहीं रहता, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो रिएक्ट करेगा, या खुद ब्रेक डाउन होगा या किसी और को ब्रेक डाउन कर लेगा। वायोलेंट चेंजेस आते हैं ऐसे सब्सटेंसेस में, वायोलेंट चेंजेस। ठीक है, तो अगर आप इनको कहीं डंप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो रिएक्शन कर जाएंगे, वो हैजर्डियस वेस्ट में जो है वो आ जाते हैं। इसमें कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। और जैसे हमने वो पढ़ा फ्लेमेबल में, तो उसकी एग्जांपल्स भी, एक दो एग्जांपल आप वहां पे लिख सकते हैं, एक दो एग्जांपल आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, वही मटेरियल, बहुत सारे रिएक्टिव मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाजमी नहीं फ्लेमेबल भी हो, लेकिन वो रिएक्टिव हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल की कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ में आप लिखेंगे टॉक्सिसिटी। ऐसा ऐसा जितना भी सॉलिड है जिसके अंदर टॉक्सिसिटी हो, जो पॉइजन मटेरियल हो, वो हैजर्डियस वेस्ट में आता है। इसमें आप एग्जांपल देंगे पॉइजनस मटेरियल की। और ये सारा जो पॉइजनस मटेरियल है, ये इसमें आता है हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है जी, ये आपकी इसकी कैटेगरीज और कुछ एग्जांपल्स हो गई। ये सारा आपका हैजर्डियस वेस्ट टाइप हो गया। अब अगर यहाँ पे फर्दर मैं आप लोगों को एग्जांपल प्रोवाइड कर देती हूँ, वो एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसके टाइप्स में, और वहीं से आपने क्या करना है कि एग्जांपल उठा के इन कैटेगरीज में भी लिख सकती हैं। ये तो रिक्वायरमेंट थी ना कि हैजर्डियस वेस्ट वही होगा जो या तो फ्लेमेबल हो, या वो करोसिव हो, या वो रिएक्टिव हो, या वो टॉक्सिक मटेरियल हो, तो वो फ्लेमेबल मटेरियल होगा। लेकिन इसमें अब कुछ इसकी टाइप्स भी हैं, कुछ इसकी कैटेगरीज भी हैं जिनको हम कहते हैं ये हैजर्डियस मटेरियल है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी से आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी टाइप्स देखना चाहें, तो फर्स्ट वन इसकी टाइप है एक्सप्लोसिव मटेरियल।
जो एक्सप्लोड कर जाते हैं, ठीक है, धमाका खेज। अब ये किस में आएगा, ये फ्लेमेबल में आएगा, ठीक है, इसमें सारे केमिकल्स वगैरह आपके आ जाएंगे लेबोरेटरीज से, ये वो। अच्छा, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल की आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्लेमेबल मटेरियल में। नेक्स्ट है टॉक्सिक गैसेस, ये किस में आ जाएंगी, टॉक्सिसिटी वाले क्राइटेरिया में, कि जो टॉक्सिसिटी में आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टॉक्सिक गैसेस हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस लिख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है, सिंपल जो कार्बन होती है ये वाली। अच्छा, थर्ड वन में आप लिखेंगे फ्लेमेबल लिक्विड्स, ये भी फ्लेमेबल वाले में आप लिख सकते हैं, और ये आप रिएक्टिविटी वाले क्राइटेरिया में लिख सकते हैं। इसमें अगर आप प्रॉपर कोई लिक्विड मेंशन करना चाहें तो गैसोलीन है, जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। एल्कोहल है, एल्कोहल तो अब घरों में भी बहुत इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंट्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है, और ये हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है। अच्छा, फोर्थ में आप लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये भी हाईली डैमेज्ड, मतलब हाईली हार्मफुल डैमेजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं वो रिलीज हो रही होती हैं, इनमें सारा का सारा न्यूक्लियर वेस्ट आ जाएगा। जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या जहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो लेवल पे काम हो रहा होता है, जहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही होती है, तो वो सारा वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, वो रेडियो एक्टिव होता है, वो खुद ब खुद कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा होता है। अगर एक्सपोज होता है वो किसी सरफेस को, तो वो सरफेस को भी डैमेज करता है, उस एनवायरमेंट को भी डैमेज करता है। दैट इज वाई न्यूक्लियर वेस्ट को हम हैजर्डियस वेस्ट कहते हैं। थर्ड, नेक्स्ट इसके टाइप मेंशन करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये करोसिविटी वाले में आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें बैटरीज, बल्ब्स, डिवाइसेस, ठीक है, प्लग्स आपके, ये सब कुछ आ सकता है। और सिक्स्थ में करोसिव मटेरियल्स आप लिख सकते हैं, जैसे आपके एसिड्स है। ठीक है बच्चों, ये इसकी टाइप्स होगी सिंपल सी। अब अगर हम सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन इम्पैक्ट्स पे बात करें, कि सॉलिड वेस्ट से जो पोल्यूशन हो रही है उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो इसमें आपने अभी तक जितने इम्पैक्ट्स पढ़े हैं, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल था ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, टुवर्ड्स सॉइल पोल्यूशन, टुवर्ड्स वाटर पोल्यूशन, हर जगह हमने मेंशन किया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट, एग्रीकल्चरल फार्म से जो वेस्ट आ रहा है, तो आपने सिंपल सारा डाटा कंप्रीहेंड करके इसमें लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे पब्लिक हेल्थ, इसके पास भी आपके पास अच्छा खासा डाटा है, ठीक है, मैं चीजों को रिपीट नहीं कर रही। आप ब्रॉडर कैटेगरीज में इनको लिखेंगे, वाटर पोल्यूशन आपके वेस्ट से होती है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जितनी पोल्यूशन हो रही है उसके काजेज में एक काज आपका वेस्ट होती है, ठीक है, वो सारा आप इसमें मेंशन कर देंगे, ये आपके इम्पैक्ट्स हो गए। अब अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमारा एक लास्ट सेक्शन है 8 इसके सिलेबस का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें एक टॉपिक है कंप्लीट जिसका नाम है अप्रोचेस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें हम, क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, उसमें हम कंप्लीट अप्रोचेस डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल अप्रोचेस हैं, कौन कौन से अवेलेबल मेथड्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम अपने सॉलिड वेस्ट को अच्छे से डंप कर सकते हैं, उसको अच्छे से डिस्कार्ड कर सकते हैं, उससे हम पोल्यूशन को बचा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, तो ये इंशाल्लाह हम टॉपिक वहां पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, वहां पे हम फिर सिर्फ इसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इम्पैक्ट्स उस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड वेस्ट। इसी के साथ हमारा ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर है वो हो गया है खत्म। अभी इसमें एक दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वो आपको अब मैं इस नेक्स्ट सेक्शन में देती हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, ये है ही क्लाइमेट चेंज पे, इसका नाम है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अभी टाइम है 9:53,
बच्चों अभी तक हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।